नमस्ते, मेरा नाम है कुणाल सहगल और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की विच मैनी इन्वेस्टर्स particularly इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स swear by and that is PE ratio. आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता ही होगा कि PE रेशियो क्या होता है. इट इज सपोज टू बी अ वैल्यूएशन मल्टीपल जो किसी कंपनी के शेयर प्राइस को उसके EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके मिलता है. शॉर्ट में बोले तो इस रेशियो को रिलेटिव वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर सेम इंडस्ट्री के दो स्टॉक्स हैं तो ज्यादा पीई रेशियो वाला स्टॉक महंगा और कम वाला सस्ता है. एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग इक्वल ऑब्वियसली. PE ratio enthusiasts also like to use this ratio to compare the relative valuations of two different markets. जैसे इंडियन मार्केट के एवरेज PE रेशियो वर्सेस यूएस मार्केट का एवरेज PE रेशियो. और कई लोग PE रेशियो को मार्केट में अपनी एंट्री और एग्जिट को टाइम करने के लिए भी यूज करते हैं. आपने कई इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट रिपोर्टर्स और इवन पोर्टफोलियो मैनेजर्स को ये कहते सुना होगा कि अ हाई PE इज एन इंडिकेटर ऑफ एन एक्सपेंसिव मार्केट. तो उनका ये मानना होता है कि अगर आपने किसी स्टॉक या जनरली किसी इंडेक्स में हाई पी पे एंटर किया तो योर चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर मोर लाइकली देन योर चांसेस ऑफ मेकिंग मनी स्पेशली इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. और वो ऐसा इसलिए मानते हैं बिकॉज दे थिंक कि मार्केट्स एंड स्टॉक्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिवर्जन टू मीन. मतलब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का नॉर्मल या आइडियल या लॉन्ग टर्म एवरेज पी रेशियो 15 टाइम्स होना चाहिए और आज उसका पी 25 पे चल रहा है तो इट्स हाईली लाइकली कि आप इस स्टॉक को महंगे में खरीद रहे हैं और इसकी वैल्यूएशन गिर के 15 के आसपास आ ही जाएगी. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो सपोजिटली ट्रू. मतलब सेम स्टॉक को अगर आप 8x पे ले रहे हैं तो चांसेस आर कि पी अल्टीमेटली बढ़ के 15x हो ही जाएगा. दैट्स रिवर्जन टू मीन. तो इसलिए इस तरह के सो कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि द बेस्ट टाइम टू एंटर द मार्केट और स्टॉक इज व्हेन द पी रेशियो इज लो और लोअर देन इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज एनीवे. ठीक है, लेकिन इस थ्योरी या अप्रोच के अराउंड दो बड़े सवाल खड़े होते हैं. पहला तो ये कि भाई लो पी या हाई पी रेशियो होता ही कितना है. हाउ मच पी इज टू मच पी. How much pagal? Very much pagal. How much? Very much pagal. Very much pagal. Very much pagal. तो पहला सवाल तो ये हुआ. और दूसरा ये कि जो भी ये लो या हाई पी की रेंज की डेफिनेशन है उसमें एंटर या एग्जिट करने से क्या सच में कोई मार्केट को परफेक्टली या ऑलमोस्ट परफेक्टली टाइम कर सकता है. चलिए कोशिश करते हैं इन दो सवालों के जवाब ढूंढने की. ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है niftyperatio.com. इसमें पिछले 25 साल का निफ्टी का पी रेशियो और निफ्टी रिटर्न्स का चार्ट देखते हैं. निफ्टी पी रेशियो मतलब निफ्टी में मौजूद 50 स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय उनका टोटल नेट इनकम या अर्निंग्स. जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं इन 25 सालों का निफ्टी का मीडियम पी रेशियो कुछ 20-21 के आसपास है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1999 से 2008 के दशक में ये रेशियो 10 से 20 की रेंज में हुआ करता था विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ 1999-2000 डॉट कॉम बबल जब ये रेशियो बढ़ के कुछ महीनों के लिए 20 के आंकड़े के पार चला गया था. और फिर 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में वैल्यूएशंस एकदम टूट गई और पिछले 25 साल के अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गई. लेकिन फिर एक बार जब मार्केट्स उस क्राइसिस से बाहर निकली तो निफ्टी पी ने अपनी रेंज को एक तरह से परमानेंटली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया. अब ऐसे में जो लोग रिवर्जन टू मीन का वेट करते रह गए वो वेट ही करते रह गए होंगे और पिछले 10 साल की लगभग एक तरफा रैली को मिस कर दिया होगा. ये तो रही ओवरऑल इंडेक्स की बात. चलिए अब कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को एग्जामिन करते हैं. एंड फॉर सिंप्लिसिटी एंड फेयरनेस मैं कुछ निफ्टी के ही स्टॉक्स को ले रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट विद बजाज ऑटो. जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोविड के एक दो क्वार्टर्स छोड़ दें तो दिसंबर 2021 में इस स्टॉक ने अपने पीक के मल्टी ईयर लो को ब्रीच किया था. अब अगर मैं एक तथाकथित वैल्यू इन्वेस्टर हूं तो इस पॉइंट पे मेरी लार टपक रही होगी. भाई ब्लू चिप स्टॉक है, अपनी लॉन्ग टर्म पी रेंज के लोअर एंड पे मिल रहा है, खरीद लो. एंड लो एंड बिहोल्ड टू माय प्लेजर पी स्टार्ट्स टू पिक अप. अर्निंग्स भी स्टेबल ही हैं तो मैं अपनी पीक थपथपा रहा हूँ 2022-23 में. वाह क्या बढ़िया इन्वेस्टर हूं मैं. Things are going as per the plan until December 2023 when PE ratio crosses my long-term range of 15 to 25 times. मुझे लगता है कि now valuations are overstretched. मैं exit कर देता हूं ताकि इस बहुमूल्य कैपिटल को किसी और so called undervalued pocket या स्टॉक में डिप्लॉय कर सकूं. बढ़िया. मैंने कितना रिटर्न कमाया? 87% over just 2 years, which is awesome. It's great for any stock and phenomenal for a blue chip Nifty 50 type of stock for sure. लेकिन ये क्या, इस स्टॉक का अप ट्रेंड तो उसके बाद से भी चले जा रहा है और जहां से मैंने एग्जिट किया था वहां से भी 50% बढ़ चुका है, ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग ईपीएस बट मोर सो बाय अ डिसेंट एक्सपेंशन इन पी रेशियो इटसेल्फ, thereby rendering chasing P ratios useless in this case.
चलिए बजाज ऑटो के ही कंपेटिटर और निफ्टी के दूसरे टू व्हीलर मेकर की ओर नजर मारते हैं, यानी हीरो मोटोकॉर्प। इस स्टॉक की लॉन्ग टर्म पी रेंज भी 15 से 25 रही है, विच इज प्रीटी मच इन लाइन विद दैट ऑफ बजाज ऑटो। तो कंपैरेटिव वैल्यूएशन के लिए तो कुछ हद तक पी रेशियो यूजफुल रहा, लेकिन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। व्हाई डू आई से सो? लेट्स हैव अ लुक। देखिए पी लेवर्स का मानना है कि बिटवीन टू सिमिलर कंपनीज ऑफ द सेम स्टॉक, पहला तो जिस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, दैट कंपनी शुड कमांड अ हाई पी मल्टीपल। और दूसरा, अगर पी मल्टीपल सिमिलर लेवल पे हैं तो इन दोनों में से जिस कंपनी की अर्निंग्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी उस कंपनी का स्टॉक ज़्यादा रिटर्न देगा। तो हमारे इस केस में पहली थ्योरी तो अप्लाई नहीं हो रही, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ही लगभग सिमिलर पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। अब दूसरी थ्योरी टेस्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द ईपीएस ग्रोथ ऑफ दीज टू कंपनीज vis-a-vis देयर स्टॉक प्राइस रिटर्न्स। अगर हम पिछले 10, 5 और 3 साल का डेटा देखें तो इन तीनों ही रोलिंग पीरियड्स में बजाज ऑटो हैज आउट परफॉर्म्ड हीरो मोटोकॉर्प इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन द कंपैरेटिव रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक ऑफ बजाज ऑटो वर्सेस हीरो। जहां बजाज ऑटो के शेयर्स पिछले 3 साल में 2.5 गुना हुए हैं, हीरो हैज ओनली डबल्ड इन दैट पीरियड। Similarly, 5 and 10 year returns are also commensurate with that theory. But what if we compare these two stocks with a smaller or a non-nifty competitor like TVS Motors? यहाँ पे हमें दिखता है कि P levers की पहली थ्योरी भी एप्लीकेबल है, दैट इज अ हायर ग्रोथ कंपनी कमांड्स अ हायर P मल्टीपल। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि TVS का P रेशियो कंसिस्टेंटली बजाज और हीरो से ज्यादा रहा है, एंड दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीमेंटल रिटर्न्स ऑफ TVS स्टॉक वर्सेस दैट ऑफ बजाज एंड हीरो। पर इससे पहले कि पी प्रोपोनेंट्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगे, लेट मी ब्रिंग माय आर्गुमेंट बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, दैट इज पी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स? मसलन इस केस में हु इज टू डिसाइड कि टू व्हीलर इंडस्ट्री का जनरली पी रेशियो किस पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगा? बजाज का पी मल्टीपल बेटर रिप्रेजेंटेटिव है या टीवीएस का? इज बजाज अंडर वैल्यूड और टीवीएस ओवर वैल्यूड? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। Let's take an FMCG company from Nifty 50, that is Britannia. For a very long time, Britannia used to trade within 25 to 50 P multiple range, which itself is a very wide range to be helpful in being an indicator of any kind anyway. पर पिछले 8 साल में that range itself has shifted upwards virtually permanently. अब ये स्टॉक 40 से 65 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है। Let's see how this compares with the growth in the company's EPS. पिछले 10 और 5 सालों में कंपनी का ईपीएस 19% और 13% सीएजीआर से ग्रो किया है, और साथ ही साथ कंपनी के शेयर ने पिछले 10 और 5 सालों में 26% और 18% सीएजीआर दिया है। साउंड्स फेयर। बट लुक एट 3 ईयर ग्रोथ इन ईपीएस एंड स्टॉक प्राइस, जहां अर्निंग सिर्फ 5% सीएजीआर से ग्रो करी हैं, शेयर ने 17% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, which means P ratio expansion has been a bigger factor in stock returns than earnings growth. So one of our questions still remains unanswered. Is this stock overpriced or underpriced at this PE level? Let's make this example more interesting by comparing it to a small cap biscuit and bakery maker, that is Mrs. Bector's. ये शेयर आज से लगभग 3.5 साल पहले लिस्ट हुआ है। इसके पी रेशियो के चार्ट को देखिए। इट हैज सीन अ सेक्युलर एक्सपेंशन इन पी, जिसके कारण जहां मिसेस बेक्टर्स की 3 ईयर अर्निंग्स सीएजीआर 25% रहा है, वहीं स्टॉक ने 48% सीएजीआर रिटर्न दिया है। नाउ वन कुड आर्ग्यू दैट द पी रेशियो ऑफ दिस स्टॉक इज ट्राइंग टू प्ले कैच अप विद इट्स ओल्डर सिबलिंग ब्रिटानिया। ठीक है, मान लेते हैं, बट अगेन हु इज टू से कि ब्रिटानिया के वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, इसलिए ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये भी तो हो सकता है कि बड़ी कंपनी की वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच्ड है, एंड देयरफॉर इंस्टेड ऑफ मिसेस बेक्टर्स शेयर प्राइस going up, Britannia's stock could come down. Mind you, here I am only talking strictly from a PE standpoint. So our question on the utility of PE as a tool to judge entry and exit points still remains unanswered. अब मैं दो एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, पहला कमोडिटी बिजनेसेस का और दूसरा न्यू एज बिजनेसेस का। कमोडिटी बिजनेसेस में मैंने देखा है कि पी रेशियो इज यूजफुल एज वेल एज यूजलेस, बोथ एट द सेम टाइम। देखिए कमोडिटी बिजनेसेस में देयर इज वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और एडिशनल वैल्यू क्रिएशन वर्सेस योर नेक्स्ट कंपेटिटर, और कमोडिटी बिजनेसेस की ग्रोथ भी यूजुअली काफ़ी स्लो और प्रेडिक्टेबल ही होती है। तो आज आके प्रॉफिटेबिलिटी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव।
चलिए इस फिनोमिनन को विजुअलाइज करने के लिए सीमेंट इंडस्ट्री और ऑयल मार्केटिंग इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज प्लेयर्स को देखते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने अंबुजा, अल्ट्राटेक, बिरला और जेके लक्ष्मी को लिया है। इन सभी कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग सिमिलर हैं, वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी लगभग सिमिलर रेंज में है, एंड देयर शेयर प्राइसेस हैव ग्रोन इन लाइन विद देयर अर्निंग्स ग्रोथ। यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। सिमिलरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मैंने IOCL, BPCL और HPCL को लिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मोर और लेस तीनों की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशंस एक जैसी ही हैं। सो अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग स्टॉक रिटर्न्स। तो मुझे पी रेशो से ये तो पता चल गया कि ऐसे कमोडिटी बिजनेसेस में कंपेटिटर्स के वैल्यूएशन मल्टीपल्स एक दूसरे से मैच करते हैं। गुड, बट हाउ डज इट हेल्प मी? क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे कमोडिटी बिजनेसेस में एक अच्छे स्टॉक को बुरे स्टॉक से डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर अर्निंग्स ग्रोथ है, ना कि पी रेशो। दैट्स व्हाई आई सेड इन कमोडिटी बिजनेसेस पी रेशो इज बोथ हेल्पफुल एंड एब्सोल्युटली यूजलेस, बोथ एट द सेम टाइम। ओके, लेट्स टेक अ लास्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स, और वो है स्टार्टअप्स या न्यू एज बिजनेसेस, और सिंपली पुट जनरली लॉस मेकिंग कंपनीज। इस श्रेणी में हम जोमेटो, नाइका, पेटीएम, मामाअर्थ, पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक्स ले सकते हैं। ऐसी कंपनीज में पी रेशियो यूज करने में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पहला तो ये है कि इनमें से ज्यादातर कंपनीज लॉस मेकिंग है, एटलीस्ट एट द नेट प्रॉफिट लेवल। तो भाई जब प्रॉफिट्स ही नहीं है तो पी रेशियो का सवाल ही खड़ा नहीं होता। दूसरा ये कि इनकी कंपेरेबल कंपनीज लिस्टेड ही नहीं है, तो पी बीइंग अ कंपैरिजन मेट्रिक एट बेस्ट बिकम्स यूजलेस। और तीसरा ये कि ऐसी कंपनीज अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं तो इनकी सुपर नॉर्मल ग्रोथ होती है, चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक। तो अगर पी रेशियो की अंडरलाइंग यूटिलिटी ही किसी कंपनी की ग्रोथ प्रोजेक्शन से लिंक्ड है, तो किसी ऐसी कंपनी का पी रेशियो किस काम का जिसकी ग्रोथ असम्पशन ही ऑलमोस्ट गेस वर्क हो? मतलब हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ द फैक्ट दैट जोमेटो इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 380? कोई सेंस है इस बात का? तो in summary, although the title of the video may suggest so, I'm not fully rejecting the utility of PE ratio in investing. हमने देखा कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ हद तक PE रेशियो देखने का थोड़ा बहुत फायदा है, बट इवन इन दोज केसेस PE cannot be used as a standalone metric for making any kind of buy or sell decision, especially in a market like India, which is both high growth as well as far from being mature. So do I think there are better ways to assess valuations? Maybe. EV by EBITDA is ever so slightly better, I think. Do I think there are better approaches to investing than value investing? 100%. Am I going to discuss them in my next videos? For sure. So stay tuned और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो जाते जाते आपके लिए एक असाइनमेंट है। मैंने इस वीडियो में निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को पीई पर्सपेक्टिव से कवर किया है। आप भी चाहें तो कुछ और सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट यू थिंक अबाउट द यूटिलिटी ऑफ पीई रेशियोज इन इन्वेस्टिंग। आप सुन रहे थे कुणाल सहगल को। नमस्ते।